नमस्ते। आज मेरे साथ बहुत ही विशिष्ट राजमोहन गांधी साहब हैं। मुझे आशीर्वाद इनका बहुत दिनों बाद मिल रहा है। मैं तो आप मतलब आपसे बात कर लेता हूं, मेरे बहुत से बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं राजमोहन जी। मैं अभी 2 दिन पहले एक किसी समारोह में गया था, मुझे भी बोलना था, तो उन्होंने बड़ा मुश्किल एक विषय रखा था। मुश्किल विषय ये कि उन्होंने लिखा था गांधी, सुभाष, भगत सिंह, विवेकानंद का भारत पे कुछ उन्होंने। तो वहां के ज्यादातर स्पीकर ये कह रहे थे कि भाई ये तो अलग अलग विचारधारा है, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन मैंने जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा भाई मुझे तो इनमें 3-4 समानताएं हैं कि ऑल फोर ऑफ देम वे आर वेरी प्राउड इंडियन। वो एक भारतीयता पे इन सारे लोगों को अपना बहुत गर्व था। और मैं वहीं से ये बात आपसे शुरू करना चाह रहा हूं कि जो भारतीयता थी वो, और गांधी के रेफरेंस पे ये सारी बात हो रही है, वो बहुत माने रखती थी उस समय। और उस समय का कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो आजादी की लड़ाई कर रहा हो, उसके अपने भारतीयता जैसे उसको कूट कूट के भरी थी। लेकिन उसी के साथ मैं 2 प्रश्न पूछ लूं, एक तो भारतीयता और दूसरा हाउ इंपॉर्टेंट इज वेशभूषा। क्योंकि गांधी ने अपने को आम आदमी से कनेक्ट करने के लिए वो विदेशी कपड़ा, वो उस पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं। लेकिन आज भी बहुत सी चीजें ये हैं कि आप अगर सूट बूट बहुत पहन लेते हैं तो शायद आप आम आदमी से थोड़ा एलिनेट हो जाते हैं। तो मैं दोनों चीजों पर, भारतीयता और वेशभूषा, दोनों पे एक बार आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, भारतीयता का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जैसे आपने इन लोगों के नाम लिए हैं, और भी कई लोग हैं जिन्होंने आज़ादी का काम किया है या भारत की तरक्की का काम किया है, तो उसमें तो भारतीयता तो 100% से भी ज़्यादा, 1000% भी कहिएगा, जी, लाख प्रतिशत भी कहिएगा, तो वो तो इनमें से हर एक इन भाइयों में बहनों में थी। जी, और वेशभूषा का जहाँ तक सवाल है, आपने सही कहा कि गांधी ने भारत की गरीब जनता के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, और उसमें सफलता भी उन्हें मिली। और वो वेशभूषा तो शायद बाहर का ही एक रूप था, लेकिन दिल से भी जो गांधी की कोशिश थी, जो उनकी चेष्टा दक्षिण अफ्रीका में थी, अपने भारत में जब, इसलिए भारत के लोगों को कुछ समय नहीं लगा। आपको शायद पता होगा कि 1917 में जब 2 साल बाद गांधी की जब वापस दक्षिण अफ्रीका से आए, तो सरोजिनी नायडू का उस समय एक स्टेटमेंट था, उस समय 1917 का, कि जो भारत की गरीब जनता है वो ये समझ गई है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जो आया है दक्षिण अफ्रीका से, ये हमें लक्ष्य तक ले जाएगा। ऐसा सरोजिनी नायडू का 1917 में असेसमेंट था। तो ये शुरू से ही गांधी का गरीब भारत की जनता के साथ आइडेंटिफिकेशन पूरा रहा, शुरू से और अंत तक रहा। जी, जी, जी। मैं अब एक चीज और, मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं कि आज बहुत से लोगों का कहना है कि लोकतंत्र पे एक थोड़ा मुश्किल समय है दुनिया भर के लोकतंत्रों के ऊपर। लेकिन भारत की जब मैं बात करता हूं तो जो उस समय 47 से 50 के बीच जो देश आजाद हुए, जो डीकॉलोनाइज हुआ, उसमें भारत ही एक ऐसा है जो अभी भी अपने लोकतंत्र पे ठीक से खड़ा है। हमारे अगल बगल के देशों में बहुत सी उथल पुथल हुई, सेना आई, कहीं मतलब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपना वो चलाया हर जगह अगल बगल। उसकी एक थ्योरी ये भी है जो बहुत से अब लोग ये मानते हैं कि गांधी का जो इतना लंबा समय लगा उनको आजादी की लड़ाई में, जो लोगों को लगता था कि नहीं गांधी को और इम्पेशेंट होना चाहिए था, शायद वो मानस को जो उनको तैयार करने में 30-32 साल लगे, और उसका आज फल है कि भारत का लोकतंत्र इन सारी समस्याओं के बाद भी एक आम आदमी को अपने उस वोट के अधिकार और उस वोट का महत्व समझ में आता है, और वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस पे एक और चाहूंगा कि क्या एक लंबा मानस तैयार करने में गांधी को इसलिए भी टाइम लगा था कि भारत को वो लोकतंत्र के लिए अगर तैयार करना है तो उसको उसका मानस भी बदलना होगा। ये आप सही कह रहे हैं। और उसमें शायद हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भूमिका है उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि हर साल इसके सम्मेलन जो हुआ करते थे अलग अलग हिस्सों में हुआ करते थे, दक्षिण में, पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में, जगह जगह, फिर बीच में गांवों में भी होने लगे। 1936, 37, 38, 39 में गांवों में भी हुए थे। तो
पूरे देश को, देश की जनता को, पूरे देश के लोगों को देखने का मौका मिला। और भारत एक आज़ादी से पहले भी भारत की एकता का एक रूप जो था वो देश की जनता को देखने को मिला। और गांधी जी ने तो अपने उनके जो साथी थे वो भी पूरे देश के थे, और जो उन्होंने टीम बनाई शुरू से लेके, और जो इतने अद्भुत जो भाई और बहन उनके साथ जुड़ गए, तो वो भी हर एक प्रांत के और कई धर्म के, और फिर बाद में गरीब लोग भी, और बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि लो कास्ट के, हाई कास्ट के, ऐसे सब लोग आए। तो इसलिए जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि अगर आज हमारे लोकतंत्र में कुछ जान अभी बची है, उसकी ये भी वजह है कि काफ़ी समय लगाकर लोगों को इकट्ठा किया, और देश के हर एक कोने में, देश के और जो भाग हैं वहाँ के लोगों के बारे में भी जानकारी अच्छी तरह से हुई। और एक जैसे पाकिस्तान भी, वहाँ का जो सिंध है, वहाँ का पंजाब है, वहाँ का फ्रंटियर प्रोविंस है, वहाँ का बलूचिस्तान है, वहाँ वो एक दूसरे को अच्छी तरह से अभी तक नहीं जान पाए हैं। लेकिन हम ईश्वर की कृपा से और हमारे जिस तरह से हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो हमें ये ज़रूर मौका मिला कि हम जैसे जैसे आज़ादी का संग्राम आगे बढ़ा, वैसे ही भारत की एकता भी बढ़ने लगी। जी, मैं एक चीज और इसी से, क्योंकि इससे एक रिलेटेड है और वो जरा आप इस पे ज्यादा बेहतर हम लोग को बता पाएंगे। गांधी जब 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, उसके बाद बहुत जगह है कि गांधी फिर एक अपने को भी तैयार करने के लिए कह लीजिए, या उनका जो आध्यात्म वाला पोर्शन है, लिखाई पढ़ाई का पोर्शन है, समझ वो ज्यादा हो गया था, और पॉलिटिकल उनका थोड़ा कम हो गया था उस असहयोग आंदोलन। तो क्या गांधी अपने को तैयार कर रहे थे, या गांधी अपना मनन कर रहे थे, या देख रहे थे कि देश का वो पीरियड को, जरा वो जो 2-3 साल गांधी ने अपने आश्रम में गुजारे, उसके बारे में आप कैसे देखते हैं उस पीरियड को? क्योंकि ये सही है कि 1922-23 में बहुत सेटबैक हुआ। जो 1919 से 22 तक तो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन पूरे देश में चला। फिर जब चौड़ी चौड़ा के बाद जब तो काफ़ी उसका सेटबैक हुआ, तो सबको मौका मिला कुछ चिंतन मनन करने का। गांधी जी को भी अवसर मिला, उन्होंने अच्छी तरह से फिर उसके कुछ सालों बाद उन्होंने फिर खास करके एंटी अनटचेबिलिटी बहुत शुरू किया। वो तो कुछ बाद में आता है, वो तो 1933, 32, 34 में आता है, लेकिन वो भी उसकी शुरुआत भी वैसे पहले भी हो चुकी थी। तो इसलिए गांधी जी समझ गए थे कि अगर हमें सबको इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, तो उसमें समय लगेगा। और तो कुछ अप्स एंड डाउन्स तो हर वक्त होते ही हैं हर संघर्ष में। और ज़रूर आपने ठीक कहा कि अपने आप को भी और भी चिंतन मनन और प्रार्थना और साधना, उसका भी अवसर मिला। लेकिन पूरे देश को समझना है, और देश के जो लड़ना चाहता है वो अपने पूरे देश को समझे, ये भी एक अच्छा ठोस उद्देश्य था। जी, मैं एक अब थोड़ा गांधी से, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, गांधी का भारत है, एक चीज को लेके बहुत से लोगों में अब चिंता है, क्योंकि भारत के अगल बगल जो हमारा श्रीलंका में एक कुछ हुआ, बांग्लादेश में कुछ हुआ, और अब नेपाल में कुछ हो गया है। और इसको हम लोग कहें कुछ भी, लेकिन उसमें बहुत भिन्नता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी डिग्री का फर्क हो सकता है जो हमारे अगल बगल नहीं हो रहा। उसका एक बड़ा कारण असमानता है, बहुत फर्क हो गया है। मतलब मैं लाजन भाई साहब आपको बताऊं, मेरे दफ्तर में जो लड़का चाय पिलाता है, जो हेल्प है हमारा, उसकी शायद जो महीने की तनख्वाह है, वो बहुत से मेरे दोस्त मित्र एक दिन रेस्टोरेंट में रात में खाना खाने में उतना पैसा खर्च कर देते हैं, और मैं भी कभी कभी जाता हूं। मैं उस पाप का भागीदार रहता हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं। ये असमानता नेपाल में भी एक बड़ा कारण ये था, बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत इतना बड़ा है इसलिए यहां पे इस तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन हिस्सों में तो कहीं ना कहीं ये असंतोष है, बहुत असमानता है, लोगों के पास खाने को नहीं है और एक आदमी के पास। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये गांधी के चश्मे से नहीं, एक लार्जर उसमें आपने इतना समय सार्वजनिक जीवन में बिताया है,
इस असमानता का क्या मतलब, कैसे इसको एड्रेस किया जाए? ये बहुत ही अर्जेंट सवाल है और बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ डिग्री का ही फर्क हो सकता है। वैसे भारत में और बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका में अंतर इतना नहीं है और इसके कई संकेत भी हम देख रहे हैं आज के भारत में भी, और इसलिए ये समानता की ओर हमें बहुत मजबूती से काम करना है और स्वीकार करना है कि बहुत ज़बरदस्त असमानता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का तो आपने उल्लेख नहीं किया, लेकिन वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही भयंकर मसला हमारे देश के सामने है। और ये भी है कि कुछ लोग जो प्रिविलेज हैं, जैसे आपने अपने बारे में कहा, मैं भी अपने बारे में कह सकता हूँ, हर एक इंसान कह सकता है कि हम जिस तरह से हमें भारत की जनता के हर एक चिंता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो हम नहीं हासिल कर पाए। हम गरीब से गरीब भारत के इंसान के साथ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए। वो बिल्कुल सही है। इसलिए और एक चीज़ और मैं आप ज़रा इस विषय से थोड़ा अलग भी जा सकता हूँ, क्योंकि आज पूरे दुनिया, आप लोग अमेरिका आने वाले हैं, पूरे दुनिया में ये इमिग्रेशन के खिलाफ बहुत फैल गया है जी, अमेरिका में भी, मतलब हिंदुस्तानियों के खिलाफ ये तेजी से बढ़ रहा है। और सिर्फ हम ट्रंप को दोष नहीं दे सकते हैं, ये एक पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया में है, सब जगह, हर एक देश में, सिर्फ हिंदुस्तानियों के खिलाफ नहीं, लेकिन जो बाहर से आते। लेकिन हमारे देश में भी कई करोड़ों जो लोग हैं वो जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भी विदेश जाते हैं, जो खुद भी विदेश जा पाते हैं, जो अंग्रेजी बोल लेते हैं, उनका जीवन इधर है और हमारा जीवन उधर है। तो ये जो अंतर है जो आपने देख किया, बहुत ही आपने ठीक कहा है। तो इसके बारे में हम सबको साथ मिलकर के काम करना है। जी, मैं एक और बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे उसका बहुत उचित प्रश्न नहीं मिला, लेकिन अगर आप, क्योंकि गांधी को भी ये पढ़ा तो गांधी ने बहुत डायरेक्टली इस पे मुझे नहीं मिला है। ये मैं जब देखता हूँ महामना की बात, मदन मोहन मालवीय जी की अभी वो थी, उनकी जन्मदिन था, तो मैं उसी पे मैं जब कुछ मुझे एक अजीब सी चीज लगती है कि मदन मोहन मालवीय 4 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जब चौथी बार बने तो जेल चले गए थे, तो इसलिए उसको नहीं माना जाता, लेकिन 3 बार तो फुल टर्म रहे, चौथी बार भी इलेक्ट हुए लेकिन जेल चले गए, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और वही मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा को बनाने वाले 1915 में, और उसके अध्यक्ष लंबे समय तक, कोई ये नहीं कि 1 साल रहे, लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष। और मैं इसलिए इस विरोधाभास को आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सावरकर 37 आते आते सावरकर उसके हिंदू महासभा के अध्यक्ष हो जाते हैं, और उसके बाद ये भी सुन के ताज्जुब होगा मेरे दर्शकों को कि संपूर्णानंद जी 48-49 में उसके अध्यक्ष होते हैं श्यामा प्रसाद के। मैं थोड़ा इस कंट्रडिक्शन, मतलब ये वो सनातन की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सब ठीक है, वो उसके न्यूएंसेस हैं, लेकिन लार्जर उसमें मदन मोहन मालवीय का जो हिंदू महासभा था और जो सावरकर का हिंदू महासभा था, मैं इस पे जरा आपसे आपकी दृष्टि। मालवीय जी की जो विचारधारा थी और सावरकर की विचार, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो उसमें हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। और हाँ, वो जरूर एक बहुत ही, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं पंडित मालवीय का बहुत ही गहरा स्टूडेंट हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने जरूर उनके बारे में भी पढ़ा है। और वो गांधी जी तो उनके बहुत निकट थे, गांधी जी और लाजपत राय जी के बीच में तो बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग, समझ थी एक दूसरे की। लेकिन सावरकर का बिल्कुल दूसरा ही था। और देखिए, आपने अच्छा किया सावरकर और मालवीय जी वगैरह की बात की, क्योंकि सावरकर का जो विचार था कि हम वो ही अच्छा भारतीय हो सकता है जो भारत को अपना होली लैंड और अपना होमलैंड दोनों। लेकिन आज जो हमारे लाखों करोड़ों भारतवासी दुनिया भर में हैं, जापान में हैं, अमेरिका में हैं, सब जगह हैं, और अमेरिका में वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छे राइट्स मिलने चाहिए,
अगर अमेरिकन उनसे कहे कि आपका होमलैंड कौन सा, आपका होली लैंड कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब 500-600 साल पुराना विचार है। लेकिन मालवीय जी का और लाजपत राय जी का वो नहीं था। मैं नहीं कहता हूँ कि मालवीय जी और गांधी जी की कभी मतभेद नहीं थे या लाजपत राय जी, लेकिन 99% ये तीनों एक जगह थे, लेकिन सावरकर बिल्कुल ही अलग जगह था। जी जी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस बात को दर्शकों के से और खुद भी 1900 मालवीय जी हिंदू महासभा बनाने के बाद 1918 में बनते हैं, और जो उस समय का उनका दर्शन है वो मेरी समझ में आता है। वो कांग्रेस के अंदर एक प्रेशर ग्रुप, जैसे बाद में सोशलिस्टों ने बनाया था, एक प्रेशर ग्रुप था विद इन दी कांग्रेस। देखिए उस समय कांग्रेस में भारत के सब लोग थे, लेफ्ट राइट, हिंदू मुस्लिम, मतलब एक्सट्रीम मुस्लिम, एक्सट्रीम जी और सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव। और फिर और देखिए 1920 में जब गांधी की ने जबरदस्ती करके कहा कि हमें अनटचेबिलिटी को, भारत कांग्रेस का एक पॉलिटिकल, हम अनटचेबिलिटी के दुश्मन हैं, ये हमें कहना है, ये पहली बार हुआ। ये अम्बेडकर जी ने खुद स्वीकार किया है, लिखा है उसके बारे में। तो इसलिए मतलब हर एक दिशा में पर्याप्त कदम हर साल तो नहीं लिए जा सकते थे, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही तो आगे बढ़ सकते हैं ना, और सबको साथ लेना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, मतलब देश के पूरे नेशन के जो अलग अलग विचार थे उन सब के लिए जगह थी। लेकिन फिर आगे कहाँ जाना है और हमारा उद्देश्य क्या है वो और भी क्लैरिफाई होता गया समय के साथ। जी जी नहीं, और अनटचेबिलिटी को तो मैं देखता हूँ कि गांधी की जिद की हद तक था, मतलब वो एक ऐसी जिद थी कि वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग था, मतलब उस अनटचेबिलिटी पे तो वो कुछ भी कुर्बान करने को, क्योंकि उनको शायद लगता था कि यही मूल है, यहीं से अगर इसको अगर ठीक कर लिया गया तो समाज और फिर देश वो एक ठीक राष्ट्र बन सकता है। और मैं नहीं आप प्लीज आप। मैं बता रहा आखिरी की बात जो आपने मुद्दा उठाया है, जब नवाखाली में 46-47 में गांधी थे, आज़ादी से कुछ महीने पहले, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था मुसलमानों के द्वारा। उस समय गांधी जी ने हिंदू परिवार के लोगों को, हिंदी महिलाओं को कहा कि अगर आपको सचमुच में एक कुछ बदलाव देखना है तो आप अब दलितों के साथ भोजन करिएगा, उनको बुलाइएगा। अगर इस पाप को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारे हालत कभी नहीं सुधर सकते। तो मतलब बिल्कुल ही ब्लंट शब्द में गांधी जी ने वो बात वो रख दिया। जी मैं अब मैं क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं एक और लीडर को बहुत मानता था, अभी भी हुए, लोहिया को मैं इसलिए मानता था क्योंकि लोहिया को मैं हरदम ये मानता हूं कि नेहरू के सामने, नेहरू ने वो स्पेस दिया अपने विपक्ष को कि भाई एक लोकतंत्र में विपक्ष का स्पेस है, और लोहिया ने भी उस स्पेस का खूब यूज किया, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों को कभी खराब नहीं होने दिया। जब लोहिया जी वेलिंगटन क्रिसेंट में जब अपनी बीमार थे उस अवस्था में, उन्होंने कहा कि कहाँ अगर आपको इसके बाद यहाँ से निकला जाए तो कहाँ, तो उन्होंने कहा मुझे हिंदू के घर छोड़ना, मेरी सबसे सेवा सत्कार वही हो सकता है। हैविंग सेड दैट, लोहिया जब उस समय नोआखोली में साथ या जब गांधी के साथ कलकत्ता के, वो समहाउ वो वाला चैप्टर, वो वाला पक्ष बहुत नहीं निकला आया है लोगों के सामने। मैं उस पर एक टिप्पणी चाहूंगा कि स्पेसिफिकली लोहिया और आचार्य नरेंद्र भी कह सकते हैं क्योंकि ये लोग प्रखर लोग थे, इनका और गांधी का जो वो रहा और कहां पे दूरी हुई, मतलब कहां पे वो कांग्रेस से उनको निकल गए, उस पे अगर आप थोड़ा समझा सकें। एक मिनट में तो समझाना इतना आसान नहीं है। नहीं ये तो हाँ लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि खास करके जेपी और लोहिया ये गांधी जी के बहुत निकट थे, और कई बार गांधी जी ने इनके बारे में पब्लिकली भी लिखा है और कहा है, और इसके बारे में तो अच्छी रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से मिल सकते हैं। और कलकत्ते में जब गांधी जी का उपवास रहा था तो उस समय लोहिया जी का बहुत की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कलकत्ते में बहुत काम किया और गांधी जी के साथ, और गांधी जी तो चाहते थे कि ये जो कांग्रेस का सोशलिस्ट ग्रुप था
उनको कांग्रेस में भी अच्छा मौका मिलना चाहिए। तो एक वक्त उनका ये भी विचार था कि शायद जयप्रकाश को या किसी नरेंद्र देव को कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। वो वल्लभ भाई पटेल को और जवाहरलाल नेहरू को शायद इतना अच्छा समय नहीं लगा। लेकिन गांधी जी तो ये, जैसे हम जानते हैं, वो तो चाहते थे कि नेहरू, पटेल, राजेंद्र बाबू और जैसे उनके एक ये नास्तिक मित्र आंध्र के थे जो गोरा नाम से मशहूर हैं, बहुत ही वो भी गांधी जी के साथ थे। मतलब हर किस्म के लोग गांधी के साथ थे। और जो खैर खास करके जो ये सोशलिस्ट थे, तो ये तो गांधी जी के बहुत ही निकट थे। और इसमें तो बहुत सारे सबूत हम मिल सकते हैं। अगर हम कलेक्टेड वर्क्स में जाएं 46-47 में, तो गांधी जी की इन सोशलिस्टों के साथ जो उनके बहुत ही निकट के संपर्क रहे थे, उसकी बहुत सारी जानकारी हमें मिल सकती है। जी, मैं दर्शकों को एक और बता दूं कि गांधी और कस्तूरबा प्रभावती जी को, जो जयप्रकाश जी की पत्नी, अपनी बेटी मानते, जैसा नहीं बेटी मानते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और देखिए, आपने डॉक्टर लोहिया की जो बात की, वो तो खैर एक और चीज उनके बारे में, मैं गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर लोहिया की सबसे खूब बड़ी उनकी जो हमें हमारे देश को दिया है, और उससे पहले वो समझ गए थे कि भारत जो जिसे आजकल हम ओबीसी कहते हैं वगैरह, तो उस जमाने में तो सिर्फ लोग बात करते थे कि ब्राह्मण हैं या बनिए हैं या ठाकुर हैं या कुछ हैं, ऐसे हैं, कुछ कायस्थ लोग हैं। लेकिन डॉक्टर लोहिया समझ गए थे कि एक बहुत बहुत ही बड़ा तबका है पिछड़ों का, वो भी पिछड़ों का। तो वो पॉलिटिकली उनकी बहुत ही सबसे मतलब ये तो उनकी जबरदस्त देन है, उसको हमें बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। जी, अब मैं बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे इसलिए पूछ लूं क्योंकि ये जो नया शुरू हो गया, बिल्कुल बाइपोलर पॉलिटिक्स हो गई है। आप या तो मेरे दोस्त या मेरे दुश्मन, या तो ये मतलब इतनी आपस में एक दूसरे से बैर दुश्मनी कैसे हो सकती है? पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चल सकती है। इसका कुछ आपको लगता है कि ये वक्ती तौर है, ये गुजर जाएगा, या इट इज गोइंग टू स्टे? क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया ऐसे में पॉलिटिक्स का मतलब एक दूसरे से के जानी दुश्मन। तो ये सिर्फ भारत का सवाल नहीं है, हर एक देश में चल रहा है, पूरी दुनिया में बाइपोलर सब जगह चल रहा है। तो उसमें ऐसा है, अब जैसे कोई मुझसे कहे कि मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, मुसलमानों को दबाना चाहिए, और उसको मुसलमान को ये उसे प्रूव करना होगा कि वो सचमुच में भारत का राष्ट्र प्रेमी है। तो मैं उसके विचार से तो मैं कभी नहीं समर्थन उसको दे सकता हूँ, लेकिन मैं उससे ज़रूर उसको नमस्कार कर सकता हूँ। मैं उसको मौसम के बारे में, क्रिकेट के बारे में, किसी साहित्य के बारे में शायद उससे बातचीत कर सकता हूँ। उसके परिवार के बारे में उससे बातचीत, उसका मैं मित्र बन सकता हूँ, उसकी बात मैं सुन सकता हूँ। मैं सहमत नहीं होऊंगा, लेकिन मैं उसकी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, और मेरी जरूर अपेक्षा होगी कि वो भी मेरी बात सुनेगा। लेकिन इसलिए दोस्ती हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए किसी से भी। और अगर हम सचमुच में मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, सब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। परिवार में भी तो कई मतभेद होते हैं। हाँ, ठीक बात नहीं, क्योंकि ये जो एक दुख की बात है, हम सब लोग बड़े हो रहे थे, लोगों के ऐसा नहीं कि उस समय लोगों की किसी दूसरे धर्म के प्रति कुछ बात नहीं होती थी, लेकिन बातचीत होती रहती थी। कभी मैंने दुश्मनी जैसा जो आजकल हो रहा है, इतनी नफरत हो गई है। और ये जो 10-5 साल में जो नफरत है, ये मुझे नहीं लगता है कि अगले 10-5 साल में अगर कोई जादू भी हो गया और गांधी जी फिर से इसमें आ गए तो 10 साल में उसको निकाल पाएंगे। इसको निकालने में भी अब कम से कम बहुत सदियां लगेंगी। नहीं सदियां, लेकिन देखिए, इसमें लिटरेचर का, कवियों का, आर्टिस्ट का, फिल्मों का एक योगदान हो सकता है। असल में आजकल फिल्में भी तो ऐसी बन रही है नफरत फैलाने वाली। जी, लेकिन जरूर समय, अब देखिए, आज वैसे भी पिछले 2 साल में
मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया में जो दोस्ती चाहते हैं, जो जो उनकी संख्या बढ़ रही है ठीक और बात। उनकी बातें हम सुनने में आ रही है और इसलिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि इसमें सदियां लग जाएंगी। अगर हम इसमें सचमुच में अपने दिल में हर एक के प्रति कुछ सद्भावना रखें और कोई भी उसका विचार हो, चाहे वो जनसंघ का हो, आरएसएस का हो, हिंदू महासभा का हो, कुछ भी हो, सावरकर प्रेमी हो, कुछ भी हो, वो मेरा भाई है, वो मेरे भारत का एक सिटीजन नागरिक है और मेरे साथ रहता है, मेरा रिश्तेदार है। हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन ज़रूर भारत एक छोटा देश नहीं है, भारत बहुत महान देश है, सबका देश है, सबका देश हमारा भारत है। ये मेरे दिल में है और ये मेरे मुंह में भी होगा, मेरे जीभ में भी होगा, और अगर मेरी जीभ को भी किसी ने बंद किया तो मेरी आत्मा में तो है ही। जी, जी। और तो देखिए, अगर हम दिल में से नफरत हटा लें तो सदियां नहीं लगेंगी। जी, ठीक बात, ठीक बात। नहीं, और मुझे जब बहुत मैं बड़ा हुआ, मैं छुटपन में सुनता था, पढ़ता था कि गांधी की थी ना सिन एंड सिनर की बात होती थी, हेट द सिनर नॉट द सिन। बाद में जब बड़ा हुआ तो अब समझ में आया कि भाई हमारी पाकिस्तान से तो हमारा झगड़ा हो सकता है, पाकिस्तानी से नहीं हो सकता। हमारा पाकिस्तानी से क्या झगड़ा, हमारा पाकिस्तान से हो सकता है। हम वो एक ऐसा राष्ट्र। देखिए, जब हम कहते हैं कि पार्टीशन के हॉरर्स की हम बात करेंगे, पार्टीशन से हमें इतना दुख है, पार्टीशन के जितना बड़ा अपराध हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ, उसका यही मतलब है ना कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो भी तो हमारे ही लोग हैं। अगर वो हमारे लोग नहीं हैं तो हम इसे अपराध कैसे मान सकते हैं? फिर तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि पार्टीशन जैसी बढ़िया चीज तो कभी नहीं हुई। अगर हमें पार्टीशन से दुख है तो उसका एक ही मतलब है कि जो वहाँ के लोग रहते हैं, पंजाब में, बलूचिस्तान में, फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, वो भी मेरे भाई और बहन हैं। हाँ, उनकी सरकार से, उनकी आर्मी से हमारे मतभेद हो सकते हैं, उनके टेररिस्ट से जरूर हमारे मतभेद हैं, लेकिन वो भी मेरे भाई हैं, मेरी बहन है। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बात की, हम लोगों ने, भारत के 90% लोगों ने पाकिस्तान को अपने मैप में से, अपने दिल में से, अपने मन में से, हमारी कॉन्वर्सेशन में से बिल्कुल हटा दिया। और उसको अब तो ये गाली जैसा हो गया है कि अगर कोई आप मुझसे गुस्सा है तो आप मुझे पाकिस्तानी बोल दीजिए, वो भी एक गाली के साथ उसको ब्रैकेट कर दिया गया। ये देश का है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और उम्मीद है कि आगे भी आपका इस तरह से मिलता रहेगा। कभी कभी आपसे बात हो जाती है तो हम लोग की ऊर्जा बढ़ जाती है, और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई देता हूँ जो आप काम कर रहे हैं भाई। जी, जी, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।